Hello aspirants, welcome to Smart Preps. Myself Prince Jain and today I am here with the weekly current affairs for national and international importance from 4th of January 2026 to 10th January 2026. These are your topics for this week and the first topic is Somnath Swabhiman Parv. So what is Somnath Swabhiman Parv? What it is actually and why in the news? Let's have discuss. So first we have to know about the सोमनाथ टेम्पल. कहाँ है सोमनाथ टेम्पल, क्या है इसकी महिमा? आपको पता है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, ठीक है. उनमें से हम पहला नाम लेते हैं सोमनाथ का. सोमनाथ महादेव का मंदिर है और वहां पे जो श्रीलिंग विराजमान है उनको महाज्योतिर्लिंग बोला जाता है. अब सोमनाथ टेम्पल कोस्ट ऑफ गुजरात में है. तो सोमनाथ टेम्पल कौन से स्टेट में है? गुजरात में है, ठीक है. और इस टेम्पल ने बहुत सारे आक्रांताओं के बार बार आक्रमणों को झेला है. ये गजनविद एम्पायर, आज के जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, ये जो गजनविद एम्पायर के एक राजा थे, ठीक है, एक सुल्तान थे जिसका नाम था मोहम्मद गजनी. थे क्या बोल रहा हूं मैं भी, जो लूटने आया था उसको सम्मान नहीं देने का, है ना. गजनी आया था, ओके. ये मोहम्मद गजनविद एम्पायर आज का जो आपका अफगानिस्तान वाला रीजन है वहां से आता था और बार बार लूट मचा के जाता था और मंदिर को डिस्ट्रक्ट करके जाता था, ठीक है. तो जनरली क्या हुआ, उसने सीज बिगन इन द लेट 1025 AD and culminated on January 8, 1026 AD when the temple was breached, ठीक है. कब से स्टार्ट हुआ यह सिलसिला? 1025 से स्टार्ट हुआ आक्रमण का सिलसिला, बार बार लूट मचाने का सिलसिला, ठीक है. 1026 तक चला. अब आपने ये जो हेडलाइन देखी है आज के इस आर्टिकल की, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको पता है 1026 में जो हमारा 1025 से 1026 के बीच में आक्रमण के बाद जो रिवाइव करा गया, ठीक है, रिवाइव करा गया, उसका हमारे इधर आज कितना है, आज का साल कितना है, 2026. तो करीब करीब 1000 साल हो गया. तो इस 1000 साल की अपनी धरोहर, महिमा मंडित जो धरोहर है, ठीक है, जो अपना कल्चरल हेरिटेज है, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको कोमेमोरेट करके, उसकी याद में हम लोग इस साल में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं. देख लो, नेशनल कल्चरल सेलिब्रेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू कोमेमोरेट द सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ एंड डिग्निटी, जो कि स्वाभिमान बोला जाता है, एसोसिएट विद द सोमनाथ टेम्पल एंड द नियर बाई रीजन, ओके. अब बात करते हैं रिवाइवल की. तो अभी हमको सोमनाथ टेम्पल जैसा दिखता है, ये टेम्पल कब बनाया गया, कब इसको पूरा का पूरा रिवाइव करा गया? तो बात कर दे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, तब के वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में आज का जो गुजरात में हमको सोमनाथ मंदिर दिखता है उसका पुनर्निर्माण हुआ. तो ये थी कुछ आपको स्पेशली सोमनाथ स्वाभिमान पर्व क्या है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करी. अब इसके बेसिस में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है. तो दूसरा आर्टिकल की बात कर देते हैं. दूसरा आर्टिकल पिपरवा रिलिक्स. ये पिपरवा रिलिक्स क्या है इसके बारे में हम जानते हैं. देखिए, बुद्धस महापरिनिर्वाण एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलिक्स. बुद्ध अपनी 80 साल की आयु में इस देह को छोड़ के परलोकगामी हो गए थे, ठीक है. जिस चक्र को हम क्या बोलते हैं, जिस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण होना, ठीक है. बुद्ध जब अपने घर से ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, महावनिष्क्रमण बोलते हैं. और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, उनका ऐसे तो नाम क्या था, सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति होके वो बुद्ध बन गए, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र क्या बोलते हैं, उनको ज्ञान प्राप्ति होना. और उन्होंने जब पहली बार क्या करा, एडवाइस दी दूसरों को, जो अपने साथी थे, 5 दोस्त जो थे, वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए थे,
लेकिन एक टाइम के बाद बुद्ध का साथ उन्होंने छोड़ दिया था। फिर बुद्ध ने जाके पहली बार उनको ही ज्ञान दिया, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, फर्स्ट सर्मन्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध, है ना। अब देखो, लॉर्ड बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण एट द एज ऑफ 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध का देवशान हुआ। महापरिनिर्वाण बोला जाता है इसको। कहां हुआ ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, कुशीनगर, आज के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ कुशीनगर, ठीक है। कहीं कहीं इसको कुशीनार भी बोला गया है, कहीं कहीं इसको कुशीनगर भी बोला गया, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, उनके देवशान के बाद में उनके जो मोर्टल रिमेन्स हैं, मतलब अस्थियां, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे सनातन में हमको क्या करना होता है, किसी भी व्यक्ति को, हमारे रिलेटिव्स को, नियर एंड डियर्स को, जब भी उनका देवशान हो जाता है, उनके अंतिम क्रिया के बाद में उनके जो भी रिलिक्स होते हैं, उनके जो भी अस्थियां होती है, हम लेके जमा करके गंगा जी में बहाते हैं, ताकि उनकी आत्मा का वैकुंठवास हो सके, स्वर्गगामी हो सके, है ना। तो महात्मा बुद्ध की जो रिलिक्स हैं, ठीक है, मोर्टल रिमेन्स हैं, उनको क्या करा गया, आफ्टर क्रिमेटेड बाय मल्ला एट कुशीनगर। जो ये महात्मा बुद्ध का जो अंतिम संस्कार किसने किया, मल्ल ने किया, मल्ला, ठीक है, कहां के, कुशीनगर के, वहां पे मल्ल संप्रदाय के व्यक्तियों ने किया, ठीक है। अब उन्होंने, जब महात्मा बुद्ध का अस्थियों की बात आई, महात्मा बुद्ध को उन्होंने महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां हर एरिया में फैलनी चाहिए, उनका जो महिमा मंडित जीवन रहा है, उनका जो महिमा मंडित ज्ञान गर्व वाला जीवन रहा है, उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने रेलिक्स को क्या किया, 8 हिस्सों में भाग किया। ओके, आफ्टर क्रिमेशन sacred relics were collected from the funeral and divide into the 8 sphere। कितने पार्ट में भाग किया, 8 जगह भाग किया। 8 जगह में जाके ये रेलिक्स रखे जाएंगे। अब रेलिक्स तो रेलिक्स को रखने वाले जो पात्र थे, मतलब मिट्टी के घड़े वगैरह, वो भी बुद्ध के रेलिक्स बन गए। जो बुद्ध का था, वो जिसने बुद्ध की अस्थियों को छुआ, वो बुद्ध का रेलिक्स बन गया, ऐसा कुछ था, है ना। तो अब क्या हुआ, जो घड़े भी रेलिक्स बन गए बाद में। दिस रेलिक्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर डिफरेंट सेक्रेट पोर्शंस ऑफ द कंट्री, है ना। अब क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के जो रेलिक्स थे, उनको ये 8 भागों में भाग कर दिया गया। अब ये 8 भाग हर एक जगह रख के इसके ऊपर एक स्तूप बनाया जाएगा। स्तूप क्या होता है, हम लोग बोलते हैं स्तूपा, अरे अंग्रेजों ने ए लगा दिया, वरना हमारी भाषा में तो उसको स्तूप बोला जाता है, स्तूपा नहीं बोला जाता। हम बुद्ध बोलते हैं, बुद्धा नहीं बोलते, ठीक है। हमारे बुद्ध का मतलब है बुद्धि का सागर, जिसके पास अनंत ज्ञान का स्रोत हो, ठीक है, ज्ञानमय, गरिमामय, उसको बोला जाता है। जो ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको बोला जाता है बुद्ध। ओके, अब देखो ये स्तूप होता क्या है, कैसा दिखता है स्तूप, आपको अगर देखना है तो देखो, ये है स्तूप, ठीक है, सेमी सर्कुलर ऐसा कुछ स्तूप होता है, आपको दिख जाएगा। ये देखो, इसको हम लोग अंड बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल रहती है, इसके अंदर एक गर्भगृह रहता है, उसमें ये जो रेलिक्स हैं, अस्थियां हैं बुद्ध की, उसको रखा जाता है। ओके, आपने बहुत सारे स्तूप का नाम सुना होगा, सांची स्तूप का भी नाम सुना होगा, बात करेंगे उसमें, ठीक है। अब ये 8 पोर्शन में भाग करके स्तूप कंस्ट्रक्शन के लिए 8 जगहों में दे दिया गया। अब देखो, ये आप अभी जो न्यूज आया पीपरवा साइट के बारे में, ये पीपरवा साइट की हिस्ट्री देखते हैं। पीपरवा इज लोकेटेड नियर द सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहां पे बस अवस्थित है ये, सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। ये पीपरवा साइट लोकेटेड है। इट वाज एक्सकेवेटेड बाय द विलियम क्लैक्सटन पीप, ठीक है, इन 1889 इन हिज प्राइवेट स्टेट। अरे 1899 का समय चल रहा है, 1889 का समय चल रहा है। इस समय ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का आधिपत्य चल रहा था भारत में। अब ये जो
विलियम क्लैक्सटन पीप है, इसका जो प्राइवेट एरिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट, मतलब एक पूरा का पूरा स्टेट उसने खरीद के रखा था, उसमें इसको एक्सकेवेट मतलब खनन के बाद ये पीप जो हम बात कर रहे हैं पीपरवा रेलिक्स की, वो रेलिक्स के कुछ कुछ रिमेन्स मिले, ये साइट मिली उसको। अब ये क्या करता है, ये विलियम क्लैक्सटन क्या करता है, क्या क्या मिला उसमें, लार्ज सेटअप, एक लार्ज स्तूप मिला, और उस साइट में उसको मिले स्टोन रेलिक, ठीक है, स्टोन रेलिक बॉक्सेस, जहां पे ये रेलिक रखा जाते थे, जिस बॉक्स में वो पत्थर की बॉक्स होती थी वो बॉक्स मिले, बहुत सारे क्रिस्टल कैस्केट्स मिले, मतलब बहुत कैस्केट्स मतलब संदूक, बहुत बड़ी क्रिस्टल के मोतियों जड़ित संदूक मिली, और क्या मिले, ज्वेल्स एंड बीड्स मिले, कुछ कुछ अलंकार मिले, है ना। तो ये स्तूप में जनरली रखा जाता था, ये स्तूप की डिस्कवरी हो गई यहां पे। अब इसने क्या किया, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पीपरवा रेलिक्स की बात अगर करें, पीपरवा रेलिक्स आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट एज द ओरिजिनल कॉर्पोरल रिमेन्स, दैट इज बोन फ्रेगमेंट ऑफ महात्मा बुद्ध, ठीक है। पीपरवा जो रेलिक्स है, इसको माना जाता है कि ये सच में भगवान बुद्ध का जो अस्थियां थी, वो हड्डियों की अस्थियां, ये सच में भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। ऐसे रेलिक्स तो क्या मानोगे, जिस पात्र में वो रेलिक्स रखा जाएगा वो पात्र भी रेलिक्स बन जाता है, पर जो रेलिक्स सच में हड्डियों के जो रिमेन्स है वो मिले गए, वो माना जाता है, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पीपरवा के जो रेलिक्स है असल में भगवान बुद्ध की हड्डियों के रिमेन्स हैं, ठीक है। अब these relics are believed to be the portion given to the साक्य क्लेन, जो कि बुद्ध खुद भी साक्य मुनि थे, है ना, साक्य क्लेन से थे। आपको पता है ये बात, आपने हिस्ट्री पढ़ते वक्त, बुद्धिज्म पढ़ते वक्त आपने पढ़ा होगा, सिद्धार्थ साक्य क्लेन के राजकुमार थे, है ना। अब बात क्या हुई, इनके कुल को भी जो रिलिक्स दिया गया था, इनके कुल जो साक्य कुल को भी जो बुद्ध का रिलिक्स दिया गया था, असल में ये जो पीपरवा रिलिक है ये वही है बोल के बहुत सारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, ऑक्शन एंड द रिटर्न ऑफ रेलिक्स 2025। अब क्या बात आ गई भाई, आपको लगेगा आप तो बुद्ध की बात कर रहे थे, रेलिक्स की बात कर रहे थे, सीधा कहां ऑक्शन में चले जा रहे हो। सुनो अच्छे से, ओके। इसका लीगल बैकग्राउंड देखो, जब इसने क्लैक्सटन पीप ने 1889 में ये जो डिस्कवरी करी अपने पर्सनल उसमें स्टेट में, उसने क्या किया, इसके पहले 1878 में एक कानून आ गया था जिसको बोलते हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कानून लाया इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878, मतलब भारत में जितने भी अमूल्य संपदा मिलेगी वो सब ब्रिटिश के अंदर होगी, ट्रेजर, ठीक है, जितनी भी अमूल्य संपदा होगी ये ब्रिटिश के अंदर होगी। अब देखो कोहिनूर की बात कर लो, अब थोड़े दिन पहले आपको पता है असम में वृंदावनी वस्त्र के बारे में भी बात चल रही थी, ब्रिटिश म्यूजियम से लाने की बात चल रही है, आएगा भी वो। ये जितने भी थे मतलब इनको अपनी संपत्ति थी, तो हमारी संपत्ति, हमारी धरोहर, लेकिन ये सोचते थे कि नहीं हमको लेके जाना एंटीक है ना, एंटीक को हमको लेके जाना, ये लेके चले गए। ओके, ये एज पर द लॉ a portion of the relics went to British crown and another portion legally remained with the Peep family। अब ये जो क्लैक्सटन पीप था, इसने क्या करा, अपने साथ ये रिमेन्स ले गया। अब इस लॉ के हिसाब से 1878 के लॉ के हिसाब से इसका 2 पोर्शन करना होगा, एक पोर्शन सरकार को चला जाएगा, एक पोर्शन जिसको मिला है उसी की फैमिली के पास रह जाएगा। जो सरकार के पास चला गया वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, उन्होंने म्यूजियम में सेट करके रख दिया। अब करीब 100 सालों के बाद, बहुत एक पूरे के पूरे पीरियड, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के पीरियड के बाद, ये पूरा का पूरा पीप फैमिली के पास ही था दूसरा पोर्शन ऑफ रेलिक्स, क्योंकि मिला तो इसी की जमीन में था इसके हिसाब से, इसलिए इसके फैमिली के पास था। अभी क्या हुआ है, पीप
descendants retained possession of this relics for more than 100 of years. They later sold it out to the antique dealer in the international market. अब पीप तो चला गया है ना, क्लैक्सटन पीप तो चला गया, क्लैक्सटन पीप के बहुत सारे डिसेंडेंट भी चले गए। अब जो डिसेंडेंट बचे उन्होंने एक टाइम के बाद क्या किया, ये एंटीक इंटरनेशनल मार्केट में एंटीक सामानों की भी बहुत ज्यादा कीमत होती है, तो उन्होंने क्या किया, ये रेलिक्स जो है एंटीक था, है ना, ऑब्वियसली हमारे लिए सैक्रेड है, उनको क्या पता। अब आप पूछोगे बंदर को अदरक का स्वाद, उसको पता चलेगा क्या? हमारे महात्मा थे बुद्ध, है ना, हम मानते हैं, हम उनको गुरु मानते हैं, हम उनको पथ प्रदर्शक मानते हैं, पर उनके लिए तो कुछ नहीं था ना, उनके लिए तो कुछ नहीं था, उनको तो कोई रिलीजियस सेंटिमेंट था ही नहीं, मतलब ही नहीं, उनको तो बस लूटपाट मचानी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ करना था। उनको क्या, उन्होंने करा क्या, वो एंटीक को बेच दिया एक एंटीक डीलर को। इंटरनेशनल मार्केट में इनको अच्छा पैसा मिला, एंटीक डीलर को बेच डाला रेलिक्स। ठीक है, ये एंटीक डीलर कौन था? सोथबाइस हांगकांग नाम का एक प्रेस्टिजियस ऑक्शन हाउस है। अभी रिसेंटली क्या करा गया है, इस हाउस ने 2025 में ये ऑक्शन के लिए ये रेलिक्स को रखा है, पीपरवार रेलिक्स फॉर ऑक्शन। कितने रुपए में ऑक्शन करा गया है इसको? एस्टीम्ड वैल्यू वाज ओवर 100 मिलियन यूएस डॉलर। अरे 100 मिलियन यूएस डॉलर, कम पैसे की बात नहीं कर रहा है इस रेलिक को बेचने में। 100 मिलियन यूएस डॉलर में इस रेलिक की बोली लगी है, ऑक्शन लगी है। और आपको अच्छी बात मैं क्या बताऊं पता है, हमारे भारत की ही एक कंपनी ने, गोदरेज कंपनी ने इस रेलिक को खरीद लिया है। गोदरेज ग्रुप परचेज दिस रेलिक्स। ओके, द कलेक्शन वाज बॉट बैक टू इंडिया। ठीक है, अभी ये रेलिक्स हैं, ये अस्थियां हैं, ये पुनः, ये जो पवित्र अस्थियां ये पुनः भारत में आएगी। ओके, और भारत के नेशनल म्यूजियम को 5 साल के लिए गोदरेज ग्रुप ने ये अस्थियां, ये रेलिक्स को लोन में दिया है। ठीक है, लोन में दिया है प्रिजर्व करके रखने के लिए, नेशनल प्रिजर्वेशन। सो ये तो था पूरा का पूरा इस आर्टिकल का न्यूज, और इसके बेसिस में मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। द पीपरवार रेलिक्स आर एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको ये आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में करके देना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीक का पढ़ते हैं, यूएस वेनेजुएला क्राइसिस एंड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आपको पता है, आप में से बहुतों को आई थिंक पता है क्या चल रहा है इंटरनेशनल फोरम में, है ना। जैसे आप लोगों को पता है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात किडनैप कर लिया गया बाय यूएस, है ना, और पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजिक मूव था वो। तो बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे क्या भारत को असर पड़ेगा या इंटरनेशनल स्टेचर में क्या बदलाव हो सकते हैं। देखो एक बात याद रखना, आपको मैं आज ही बता के जा रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करो, जियोपॉलिटिकल रिलेशन की बात करो, यहां पे नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड और नो वन इज योर परमानेंट एनिमी। एवरीवन हैज इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। ओके, सब देश का अपना देश का मतलब या देश का इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, कोई यहां पे बहुत लंबा दोस्त, कोई यहां पे बहुत लंबा दुश्मन नहीं रहता। अब मानो तो यूएस और रशिया अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के वजह से दुश्मनी करते हैं, पर एक टाइम तो ऐसा भी था ना, यूएस और रशिया एक साथ आके युद्ध भी लड़े थे, याद है आपको। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हो तो आपको ये बात भी जरूर पता होगी, है ना। अब चलो जो कुछ भी हो, कुछ कांड तो ऐसे हो गए हैं यूएस के द्वारा। ठीक है से मडूरो कैप्चर्ड फ्लोन आउट यूएस टू रन वेनेजुएला। ठीक है, अब ये न्यूज में आ रहा है तो क्या है इसकी बातें, क्या हुआ है सच में, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। अब देखो करंट डेवलपमेंट पे हुआ क्या, 3 जनवरी 2026 की डेट थी। उस दिन यूएस आर्मी स्पेशल इस फोर्स का नाम याद रखना, डेल्टा फोर्स। कौन सी फोर्स? डेल्टा फोर्स, है ना। ये एंटर कर गई और इसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया इन अ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन
ठीक है, कहां पे? कैराकस में। ये कैराकस कहां है? ये वेनेजुएला की कैपिटल है, कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुएला कैराकस। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेनेजुएला में है ये। अब वेनेजुएला कहां है अगर आप मुझे पूछो तो मैं आपको फिलहाल मैप बना के दिखा सकता हूं। ठीक है, तो देख लो आप वेनेजुएला की अगर लोकेशन देखना चाहो। ठीक है, यहीं पे कहीं पे आपका वेनेजुएला है। ओके, अरे लैटिन अमेरिका के सबसे ऊपर वाला पार्ट है वेनेजुएला। ओके, अब बात करते हैं कि ये डेल्टा फोर्स ने उस दिन 3 तारीख को ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ओके, प्रेसिडेंट निकोलस मैज्यूरो, ठीक है, और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को उन्होंने कर किया दिया, रात को सोते वक्त उठा के कैप्चर कर लिया, सोते हुए इंसान को जगा के कैप्चर कर लिया। बात हुई कि इसके पहले तो पूरा का पूरा कम से कम 100 से ज्यादा इसके फ्लाइटर प्लेन्स वेनेजुएला में घुसे और उड़े थे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ यूएसए। आई बात समझ में? अब ये करे क्या, इन्होंने जनरली F-16 का यूज नहीं किया, क्योंकि F-16 फाइटर प्लेन को जवाब देने के लिए वेनेजुएला के पास S-300 मिसाइल सिस्टम था। S-300 मिसाइल सिस्टम क्या होता है? F-16 को काटने में काम आ जाता है। पर वेनेजुएला के पास S-400 नहीं था जो अपने पास था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के टोटे टोटे हो गए। ठीक है, कुछ भी हो। अब बात आई, द ऑपरेशन वाज ऑफिशियली नेम्ड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अभी क्या हुआ, इनको किडनैप करने के बाद, ये मैजोरो को कैप्चर करने के बाद, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वहां के, क्या नाम था उनका? डेल्सी रोड्रिज। ठीक है, डेल्सी रोड्रिज, उसको अपॉइंट कर दिया गया एज ए इंटरिम लीडर ऑफ वेनेजुएला, है ना। अब देखो यूएस क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है इस इंटरवेंशन का। यूएस क्या अपने साइड से, अरे तुमने कुछ कांड किया है, अब तुम तो जस्टिफिकेशन भी दोगे ना कि भाई मैंने इसलिए ये कांड किया, है ना। अब यूएस बोल रहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशन एक्यूज मेजूरो, क्या एक्यूज कर रहा है कि मेजूरो ने करप्शन किया है, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन किया है इन वेनेजुएला। इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिस किए हैं, इलेक्शन को थोड़े से अपने फेवर में खींचा वेनेजुएला में। ओके, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नार्को टेररिज्म की बात कर रहे हैं। नार्को टेररिज्म क्या मतलब, क्या होता है नार्को टेररिज्म का? अरे ड्रग्स यूज करके, ड्रग का प्रचार करके जो पैसे आते हैं, उस पैसे से टेररिस्ट को फंडिंग मिलती है, टेररिज्म को इनहेंस कराया जाता है। और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कहां होती है? यूएस में जाकर करते हैं। तो इसको बढ़ावा दिया, इसका आरोप लगा के, इन्वॉल्विंग नेक्सस बिटवीन द ड्रग्स कार्टेल्स एंड द टेररिस्ट ग्रुप अफेक्टिंग यूएस सिक्योरिटी। यूनाइटेड स्टेट को भी कुछ कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न आ सकते हैं, इसके वजह से हमने मुटोरो को अरेस्ट किया है, यह आरोप लगाया है यूएस ने। जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं अभी, ट्रम्प जी, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बोला है कि म्यूडुरो वाज रनिंग ए ड्रग कार्टेल नोन एज कार्टेल ऑफ सन्स। ठीक है, ये मुडोरो जो है ये क्या कर रहा है, एक पूरा का पूरा मुडोरो रिजीम के जो स्पेशली उन्होंने, ट्रम्प ने कहा है, इनके जो आर्मी जनरल हैं, चीफ आर्मी जनरल, उनके अंडर में पूरा का पूरा एक सिस्टम, ड्रग ट्रैफिकिंग का सिस्टम चल रहा है, जिसको उन्होंने, ट्रंप ने नाम दिया है कार्टेल ऑफ शन। ओके, अब यूएस ने बताया है कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, यूएस बोल रहा है मैं नहीं, मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, हमको पता है इससे खतरा है, इसलिए मैंने खतरे को ही खत्म कर दिया। सोच लो, यूएस बोल रहा है। ठीक है,
बोला कि अगर ये ड्रग ट्रैफिकिंग ज्यादा इफेक्ट होगा यूएस के लोग भी, अरे आपको यूएस की जो छवि दिखाई देती है ना, कभी घुसो यूएस के अंदर, यूएस के गांव गांव में जाके देखो, थोड़ा सा अंदर वाले एरिया में जाके देखो, दिन दहाड़े पी के गिरे हुए इंसान मिलेंगे, बस मतलब ड्रग एडिक्टेड इंसान मिलेंगे आपको। आपको जो यूएस की छवि दिखाई देती है, जो आपको इंटरनेट में पिक्चर दिखाई देती है, वो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े महलों की, बड़े बड़े सिटी की, व्हाइट हाउस की वगैरह की दिखाई दे तो देती है, पर रियल थिंग इज अनदर। आप अगर यूएस जाओगे, वहां पे देखोगे अंदर की सिटीज, जब घूमोगे छोटी छोटी जगह जब जाओगे, वहां पे पाओगे कि अरे फुटपाथ में आदमी गिरे पड़े हैं, ठीक है, फुटपाथ में आदमी ड्रग ड्रग लेके गिरे पड़े हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन। तो इसके वजह से ट्रंप बोल रहा है कि अभी अगर मैंने ये वेनेजुएला का ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं रोका, तो ये हमारे यूएस को सिक्योरिटी कंसर्न झेलने पड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने मोडोरो को उठा दिया। ठीक है, ये कुछ अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशन का एक आर्टिकल है, उसमें ये बताया जाता है। देखते हैं ये आर्टिकल के बारे में। लीगल आर्ग्यूमेंट दे रहा है ट्रंप इंटरनेशनल लॉ का। आर्टिकल 2 सब क्लोज 4 ऑफ यूनाइटेड चार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 2 सब क्लोज 4 में क्या बता रहा है कि प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द स्टेट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। अभी ये आर्टिकल बोलता है कि आप किसी भी देश को घुसकर उसकी सोवर्जिनिटी इंटीग्रिटी में हाथ इंटरवीन नहीं कर सकते। पर यूएस अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि भाई ये आर्टिकल 51 भी तो है। ये क्या बोल रहा है, प्रोवाइड द एक्सेप्शन अलाउइंग स्टेट टू यूज फोर्स इन सेल्फ डिफेंस आफ्टर एन आर्म्ड अटैक। अब यूएस को कहां से यह आर्म्ड अटैक लगा वेनेजुएला? असल में यूएस देखो, वेनेजुएला वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वाला देश है, ठीक है। हाँ, उसका ऑयल की गुणवत्ता थोड़ी कम है, पर उसका पास ऑयल रिजर्व बहुत है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अब यूएस को चाहिए अपने पास ऑयल, ठीक है, यूएस के पास जितनी खदानें हैं, अब ऑयल तो जनरली मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज में है या वेनेजुएला में, तो ये करना चाहता है ऑयल में कंट्रोल, ठीक है, ये करना चाहता है ऑयल में कंट्रोल। और वेनेजुएला कर रहा था चाइना और रशिया से ट्रेडिंग, अपना इंडिया का भी स्टेक है वहां। अब ये हो गया इसके लिए ब्लंडर। और ट्रंप भाई साहब ऐसे भी अभी जो नीतियां चल रही है अमेरिका की नीतियां नहीं है, ट्रंप पॉलिसी है, इसीलिए उसने फिर एक स्लोगन दिया था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन, है ना। अब देख लो, द यूएस साइटेड आर्टिकल 51 टू जस्टिफाई द मिलिट्री एक्शन। अब यूएस ने क्या करा, खुद को तो कुछ ना कुछ तसल्ली देनी होगी ना कि भाई मैंने आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर के तहत इसको अटैक करा है वेनेजुएला पर और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया है। अब भाई उसमें साफ साफ लिखा है, तुमको कोई हथियार से तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो तुम फिर से हथियार से अटैक कर सकते हो। वेनेजुएला ने तुम्हारे ऊपर हथियार से कहां अटैक किया, ठीक है, चलो। अरे लाठी, मतलब यहाँ पे क्या है, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला कहानी है ना। अमेरिका को अब थोड़े दिन पहले वो उसको नोबेल प्राइज भी चाहिए था, है ना। अरे अमेरिका में प्रेसिडेंट भी बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, पहले चाचा सेम थे, अभी ट्रंप जी हैं, ट्रंप 2.0 रेजिम। अब पॉसिबल स्ट्रेटेजिक मोटिव बिहाइंड द यूएस एक्शन क्या हो सकता है, हम लोग भी बात करते हैं पॉसिबल। क्या यूएस का एक्चुअल ये अटैक का असल में मकसद, वो जो भी बोल रहा है, वो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग या इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है, फिर उसका असल में मोटिव क्या रहा होगा? कंट्रोल ओवर ऑयल रिसोर्स। वेनेजुएला possesses द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। इसको चाहिए, ये ट्रंप को चाहिए कि भाई इसकी थोड़े दिन पहले वेनेजुएला ने क्या करा कि जो अमेरिका की कंपनी है, इन लोगों को बोला कि निकल जाओ भाई, हम लोग तुमसे डील नहीं करेंगे, रशिया चाइना से करेंगे। इसको ये कंपनी वालों ने ट्रंप भाई साहब को जाके बोला, इसको बड़ा धक्का लग गया। तो ट्रंप भाई साहब ने फिर हालात जज्बात देश सब पलट दिया, ठीक है।
अब जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग टू रशिया एंड चाइना, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट रशिया और चाइना को दिखाना चाहता है कि देखो तुम्हारे साथ जो जाना चाहेगा मेरे पास से, अरे वेनेजुएला और अमेरिका में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं बहुत दूर नहीं है। रशिया और चाइना वेनेजुएला और अमेरिका से दूर है ना कंपेरेटिवली। अरे रशिया इनहेबिटेड आइलैंड से तो दूर है ना, इनहेबिटेड प्लेस से तो रशिया का एकदम कामचटका पेनिनसुला पास में है यूएस के, पर उसको उसमें रहता ही कौन है? ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया में बहुत कम आदमी रहते हैं, वेस्टर्न साइड ऑफ रशिया में बहुत ज्यादा आदमी रहते हैं, मॉस्को भी उधर ही है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये एक्चुअली सिग्नल है चाइना और रशिया को। क्या बोला कि मेजर रशियन डिफेंस एंड इंटेलिजेंस पार्टनर है, ठीक है। वेनेजुएला क्या है? रशिया का डिफेंस और इंटेलिजेंस पार्टनर है। ए होस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट चाइनीज ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, चाइनीज कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है ऑयल रिजर्व वगैरह में। तो ये वेनेजुएला को, तो वेनेजुएला पर अटैक, ये सिर्फ वेनेजुएला पर अटैक नहीं, ये इनडायरेक्टली रशिया और चाइना के मुंह पर भी तमाचा है यूएस के तरफ से, ठीक है। बात देखो, द इंटरवेंशन सेंड्स a message that the US will not allow rival power projection in its near region in line with the Monroe Doctrine, ठीक है। अब यूएस क्या चाहता होगा, हमको पॉसिबली हम लोग सोच पाते हैं यूएस का मोटिव क्या है। अगर देखो वेनेजुएला में रशिया और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बना में सक्षम हो गए, तो अपने आप चाहोगे क्या यार अपने घर के पास में किसी इंसान को, अपने दुश्मन का संबंधी और सगे संबंधी को अपने घर के एकदम फ्रंट में बैठाना? वही बात यूएस को भी लगता होगा कि वेनेजुएला अगर रशिया और चाइना के साथ मिल गया तो मेरे पास आ जाएगा। और यूएस इतना पावरफुल क्यों है पता है आपको? यूएस इसीलिए पावरफुल नहीं है कि ये यूएस है, इसीलिए यूएस पावरफुल है कि यूएस जहां पे लोकेटेड है। अब उसके चारों तरफ देख लो भाई, इधर अटलांटिक सी, इधर पैसिफिक सी, सॉरी इधर अटलांटिक ओशन, इधर पैसिफिक ओशन, ठीक है। नीचे उसके पास कनाडा है, मैक्सिको है, कनाडा मैक्सिको, तो ये तो उसके अपने देश हैं, नाम के दूसरे देश है तो अपने ही, इनमें युद्ध नहीं हो सकता, है ना। तो अब इसके पास भी अगर कोई जाना चाहे तो नहीं जा सकता। अब देखो जैसे चाइना है, इंडिया है, ये एकदम बॉर्डर शेयर करने वाले, बॉर्डर शेयर करते हैं ये, इनके अंदर कुछ भी हो सकता है। पर द थिंग इज अमेरिका चारों तरफ से सेफ है, इधर अटलांटिक ओशन, इधर पैसिफिक ओशन, कहा है ना। तो फिर ये ऐसे घूमता है थोड़ा सा, मतलब वो दोस्त के ग्रुप का एक दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा जिम वुम करके आता है, बॉडी बना के आता है और ऐसे करके घूमने लगता है, वो वाला, ठीक है। मैं तो पूरा बॉडी वाला आदमी हूं, मुझे कौन मारेगा। और फिर हमको कभी पड़ता है तो हम भी बोलते हैं भाई तेरे पास तो बॉडी वॉडी बनाया और तुम जाओ इसको थोड़ा सा लपेट देना, वो जाता है फिर आगे। और उसको घमंड आ जाता है कि भाई सब मेरे से हेल्प लेते हैं, सबको मैं कंट्रोल करता हूं, मुझसे लड़ने का नहीं, ठीक है। और थोड़ा बहुत इनके पास बुद्धि भी है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी है, तो ये ऐसे ही दुनिया के पावरफुल कंट्री बन के बैठे हैं, है ना। स्पेसिफिकली इसको ज्योग्राफी बहुत पावरफुल बना देती है अमेरिका। अब बात करते हैं रेजिम चेंज एंड रिस्टोरिंग यूएस इन्फ्लुएंस। अब ये करेगा क्या अमेरिका? मुंद्रो को तो, जो मडूरो को तो हटा दिया है ना। थोड़े दिन पहले अमेरिका ने क्या किया था, बात करते हैं उसमें। ये निकोलस मडूरो हैज लेड द यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला। अब देखो यहां पे खेल, अमेरिका द ग्रेटेस्ट सपोर्टर और ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ क्या आइडियोलॉजी? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। और इसको जहां भी सोशलिस्ट वाले दिख जाएं, कार्ल मार्क्स वाले दिख जाए, साक्षात दिख जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ एक दूसरे के आगे अगर खड़े होते तो कैसा होता, ऐसा कुछ सिनेरियो अब हो जाता है। अब सच में दोनों आदमी, मुझे कभी कभी लगता है, मैं पर्सनली एक स्टूडेंट रहा हूं इकोनॉमिक्स का तो भी मुझे, या फिलोसॉफी का, तो मुझे भी ये चीज लगता है अगर कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ को सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या हो सकता था।
हाँ, कुछ हो सकता था। पर आपको पता है दो पार्टी के जो, अगर पार्टी ए और बी है उसके दो आदमी जो बड़े बड़े नेता है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए तो कुछ नहीं होगा। पर पता है ए पार्टी के फॉलोअर्स और बी पार्टी के फॉलोअर्स सामने सामने हो जाए तो बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी। तो वही कुछ आज के डेट में भी चल रहा है। यूएस प्रो कैपिटलिस्ट और जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, स्पेशली वो रशिया, चाइना, है ना, नॉर्थ कोरिया, उसको तो अब क्या बोलोगे नॉर्थ कोरिया वाले को, वो तो अपने वो मस्त मगन रहता है अपने धुन में, है ना। अब ये वेनेजुएला में भी जो मुड्रो था ये था सोशलिस्ट पार्टी वाला, है ना। और ये सोशलिस्ट पार्टी बनाई किसने थी? ह्यूगो चावेज, ठीक है। आफ्टर ह्यूगो चावेज 2013 में ये मुंद्रो प्रेसिडेंट बन गया, है ना, ह्यूगो चावेज की मौत के बाद में। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी परचेस since Chavez's rule 1999 to 2013 lead to nationalization of oil production and exit of US oil company from Venezuela। अब ये जो सोशलिस्ट रिजिम चल रहा था 1999 से, ये यूगो के टाइम से, तब क्या था? सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दो, जनता के पास रहना चाहिए, है ना, सरकार इसको बस देख रेख करेगी। पर कैपिटलिज्म में क्या होता है कि सारा का सारा कंसंट्रेट किस क्लास के हाथ में रहता है? कैपिटलिस्ट, एरिस्टोक्रेट क्लास, है ना, बोर्जुआ क्लास। और ये जो लेबर का काम कौन करेंगे? वर्कर का काम कौन करेंगे? जो लेबर क्लास होंगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जनरली ऐसा होता है, सारा का सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आर कंसंट्रेटेड ऑन द हैंड ऑफ कैपिटलिस्ट। बट इन केस ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नेशनलाइज, मतलब सरकार मैनेज कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री। सो यहां पे जब 99 से सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई वेनेजुएला में, तो अल्टीमेटली बात क्या हो गया? ये तो अमेरिका का कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका थेरा प्रो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब 99 के बाद में क्या हुआ? जितने भी ऑयल रिजर्व हैं इसको नेशनलाइज कर दिया गया, प्राइवेट के पास नहीं रहने दिया गया। यहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर की कोई भूमिका नहीं रहती है, कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकारीकरण बहुत कम करा जाता है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा करा जाता है ना। तो अब बात अब देख लो ना, अमेरिका में जाके देखो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है सब तो प्राइवेट हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, गूगल की बात करो, टेस्ला की बात कर लो, एप्पल की बात कर दो, सब भी तो प्राइवेट हैं, है ना। लेकिन आप रशिया में जाके देखो, यहाँ पे हर एक दूसरे बिजनेस को कंट्रोल सरकार करती है। वही 99 में ये युग का आने के बाद में, ठीक है, ये जो युग है इसका रिजीम, सोशलिस्ट रिजीम आने के बाद में जितने भी ऑयल फील्ड्स वगैरह है इसको नेशनलाइज कर दिया गया। और अमेरिका के जितने भी कंपनी है यहाँ पे काम कर रही, जो खुद के ऑयल फील्ड को लेने के काम कर रही है और प्रोडक्शन करने के काम कर रहे हैं, उनको क्या बोला गया कि आप लोग टाटा बाय बाय कर लो। उन लोग चली जाने लगी। अब जहां से अमेरिकी कंपनी चली जाने लगी तो अमेरिका को तो होगा लॉस, क्योंकि अब आप मान रहे हो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, तो अमेरिका तो आएगा नहीं। आएगा कौन? रशिया और चाइना। मतलब उस देश में, वेनेजुएला में, रशिया और चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, है ना। इसीलिए क्या हुआ? ये हुआ होगा, इसीलिए ये हुआ होगा कि वेनेजुएला की ये ऑयल फील्ड पूरा का पूरा अपने अंडर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने ये स्टेप, ये कदम उठाया। अब क्या करेगा अमेरिका? क्या कर सकता है अमेरिका? ठीक है, लाइकली नेक्स्ट स्टेप बाय द यूएस क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप देखो, पॉलिटिकल टेंशन और पॉलिटिकल ट्रांजिशन आएगा। अब जो यहाँ पे दूसरा सरकार बनेगा, दूसरा जो सरकार बनेगी इस बार वेनेजुएला में, वो डेफिनेटली यूएस बेक्ड सरकार बनेगी। अरे यूएस के इन्फ्लुएंशियल आदमी वो वेनेजुएला में सरकार बनाएंगे, ठीक है। प्रोमोशन ऑफ एन ओपोजिशन लीड इंटरिम अथॉरिटी, ठीक है। जनरली क्या हुआ, ये यूएस का ये पहले का ही एक तरीका रहा है,
1989 में ये यहाँ पे पनामा के साथ, इराक में ट्रांजिशनल काउंसिल 2003 में आपने देखा। ठीक है, इसका हिस्टोरिक ही ऐसा रहा है। ये करता क्या है, गवर्नमेंट में जो है उसको हटा के अपोजिशन वालों को अपने साथ मिला के अपना इन्फ्लुएंस, वही जो ब्रिटिश हमारे साथ करते थे। हमारे साथ क्या करते थे, जो ब्रिटिश को हमारी खबर देते थे, ब्रिटिश को चापलूस जो बन जाते थे, उनको ब्रिटिश बढ़िया बढ़िया टाइटल्स वगैरह दे के रख देते थे, और जो ब्रिटिश के साथ राइवलरी करते थे उनको ब्रिटिश क्या कर देते थे, एक्सप्लॉइट कर देते थे, है ना। तो वही बात ये जो तब के जो प्रिंसली किंगडम थे, इन लोगों में कुछ चापलूस थे ब्रिटिश के, तो इन लोगों को बड़ा बड़ा वही राजा ही बना के रख दिया, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ी है, रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ी है ना। तो ये थी क्या, यह तो ब्रिटिश के अंडर में रहो, पर राजा बन के रहो, पर ब्रिटिश के अंडर में रहो, यही कुछ ऐसी यही भी पॉलिसी बनने जा रही है। वेनेजुएला में सरकार तो बनेगी वेनेजुएला के लिए, पर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए होगी, यूएस को फेवर करने वाली होगी। अब कंट्रोल ऑफ ऑयल सेक्टर को कौन करेगा, ऑफिशियली द यूएस क्लेम्स अमेरिकन ऑयल कंपनीज विल हेल्प रीबिल्ड वेनेजुएलास एनर्जी सेक्टर, ठीक है, एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। अब इसने तो इनडायरेक्टली बोल ही दिया है कि वेनेजुएला का जो एनर्जी सेक्टर है, अमेरिकन कंपनी जाके उसको रीबिल्ड करेगी। इसका मतलब क्या, कैप्चर करेगी, अपने पास रखेगी, हेजेमनी रखेगी, दूसरे देश को आने घुसने नहीं देगी। Am I right? तो भाई ये शकुनी मामा, मुझे लगता था महाभारत में जो शकुनी मामा थे ना, मुझे लगते थे कि वही हाँ भांजे हाँ करके सारा कूटनीति खेलते हैं, यहां पे तो एक लेवल ऊपर है। ठीक है, चलो कुछ भी हो, है ना। एक्सपर्ट बिलीव द रियल एम इज टू रिस्टोर यूएस डोमिनेंस ओवर वेनेजुएलन ऑयल एज एग्जिस्ट बिफोर ह्यूगो चावेस। ह्यूगो चावेस के आगे जो पहले जो यूएस का हेजेमनी था वेनेजुएलन ऑयल फील्ड में, वो ट्रंप फिर से वो हेजेमनी बरकरार रखना चाहता है, इसीलिए ट्रंप ने ये सारे कारनामे करे हैं, ऐसे कुछ कुछ एक्सपर्ट का मानना है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़े दिन पहले मैंने ही एक न्यूज में कवर करा था, कोरिना मैचोडो को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। क्या नाम है इनका, मारिया कोरिना मैचाडो। ठीक है, मारिया कोरिना मैचाडो को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। वेनेजुएलन ओपोजिशन पार्टी की लीडर है ये। अब देखो, इसको पहले ही पता था कि सरकार मुझे गिरानी है, तो दे दिया ओपोजिशन को। मैं नहीं बोल रहा हूं क्यों दिया, पर हाँ ये तो अभी तो हमको यही दिख रहा है ना। कॉन्टेस्टिंग 2024 इलेक्शन पर हार गई थी, वो ओपोजिशन में रही थी, मुडोरो जीत गया था, है ना। अब इनको 2025 का नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। अब नोबेल पीस प्राइज, कहीं पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो और अंकल जी का हाथ ना हो, ये तो हो भी नहीं सकता जनरली। So Donald Trump reject the working with her, stating that lack of political legitimacy inside Venezuela. डोनाल्ड ट्रंप ने ये मचाडो के साथ गवर्नमेंट बनाने का बात को रिजेक्ट कर दिया है, कहा है कि उनकी खुद की वेनेजुएला में ही लेजिटिमेसी नहीं है ये मचाडो की, तो इनके साथ तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे अलग कुछ, ऐसा कुछ माना है। अब हिस्टोरिकल पैरेलल ऑफ यूएस इन्वेजन इन पनामा थोड़ा सा देख लेते हैं। पनामा में भी क्या किया था 1989 में यूएस ने, मैनुअल नोरिएगा was removed and prosecuted by in यूएस कोर्ट। यहाँ के भी लीडर को, जो मैनुअल थे, उनको ले गए थे और यूएस कोर्ट में जाके कुछ उनको भी साबित करवा दिया गया था और उनको भी अंदर डाल दिया गया था। द ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन जस्ट कॉज, ये पनामा में जो ऑपरेशन इन्होंने किया था इसका नाम था ऑपरेशन जस्ट कॉज, वाज ऑफिशियली जस्टिफाइज द मूव अगेंस्ट नार्को टेररिज्म। ठीक है, पनामा में भी इन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया था, हमने तो पनामा में होते हुए नार्को टेररिज्म को कम करने के लिए ये मूव लिया। और सेम बात कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिए इसने वेनेजुएला के केस में भी।
अब जो ये मुडोरो को इन्होंने कोर्ट में घसीटा है, ये मुझे पता है, मुझे तो लगता है कि ये निकलेगा तो है नहीं, है ना। इसको छोटी सी एक सेल में रख दिया गया है, इसके ऊपर जितने चाहे उतने केस बनेंगे और इसको टाटा बाई इधर से ही कहना पड़ेगा लगता है। इंप्लीकेशन ऑफ कैप्चरिंग वेनेजुएला's प्रेसिडेंट, क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के? देखते हैं। वायोलेशन ऑफ सोवर्जिनिटी, अब किसी भी देश में घुसोगे, किसी भी देश में घुसोगे, किसी को भी उठा लोगे, ये उस देश की सार्वभौमत्व में भी संकट है। सार्वभौमत्व मतलब सोवर्जिनिटी, द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, है ना। उस देश की एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, मेरे देश में तुम घुस के अगर मुझे उठा रहे हो तो मतलब क्या, तुम मेरे देश की सोवर्जिनिटी को भंग कर रहे हो। Violates the principle of state sovereignty under the Article 2 and subclause 2 of United Nations Charter। आप ये आर्टिकल वायोलेट कर रहे हो। दूसरी बात देख लो, वीकनिंग द रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल फोरम में जो भी एक, देखो ऐसे तो रूल बनते क्यों है, अगर आप ना मानो तो रूल ही नहीं। अब नेटो वगैरह जितने भी रूल्स बने हैं, जितना यूनाइटेड नेशन का रूल बना है, रूल तब तक है ना जब तक सभी मान रहे हैं। जिस दिन मानना बंद उस दिन रूल खत्म, ऐसा ही होता है। तो जब तक मान रहे हो भाई, एक रूल ऑर्डर बना के रखो। तुम ही अगर रूल तोड़ते जाओ, तुमने बोला कि सबको आज हम लोग एक पिज्जा लाए, वो 6 in 1 होता है ना, मतलब 6 फ्लेवर एक पिज्जा में, बड़ा वाला 1000 रुपया का पिज्जा मंगवा लिया, मान लो। अब तुम 4 आदमी बैठे हो तुम्हारे दोस्त, और तुमने बोला कि सबको एक एक स्लाइस ही खाना है, और फिर 1 घंटे बाद में एक एक स्लाइस और खाएंगे, तो सबको एक एक स्लाइस पकड़ा दी, तुमने एक स्लाइस खा ली, फटाफट तुमने दूसरी स्लाइस उठा ली। तो तुमने जो रूल एक मेंटेन करने के लिए रूल बनाया, वो रूल खुद भाई तुम तोड़ रहे हो। अरे रूल बनाते वक्त तो अमेरिका भी था ना, तो आज के डेट में रूल तुम भी तोड़ रहे हो। तो भाई क्या बताना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, वो वाली बात है यहां पे, है ना। इससे क्या हो सकता है, वीकनिंग द रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंटरनेशनल फोरम, है ना। सजेस्ट अ शिफ्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ टू माइट इज राइट। अरे जिसकी लाठी उसी का भैंस वाली बात हो जाएगी, जिसके पास शक्ति है उसी की दुनिया सुनती है, हो जाएगा माइट इज राइट, है ना। जो बलवान है, इसी माइट इज राइट को ही एक बात बोला गया है हमारे जो फिलोसोफर्स हैं, फिलोसॉफी में, हमारे इंडियन फिलोसॉफी में इसको बोला गया है, एक न्याय बोला गया है। मत्स्य न्याय बोला गया है इसको, कोई कोई मत्स्य न्याय भी पढ़ते हैं, पर इसका मतलब है मत्स्य न्याय। सागर में जो मछली ज्यादा बड़ी, जो पावरफुल, वो छोटी मछलियों को खा के जिंदा रहती है। कोई उससे भी बड़ी मछली आएगी तो उसको खा जाएगी, तो वो जिंदा रहेगी। सो जिसका जितना ज्यादा पावर वही एग्जिस्ट कर सकेगा। यही बात हो जाएगा अगर कोई रूल ना हुआ तो, माइट इज राइट हो जाएगा, है ना। और बात देख लो, एक्विजिशन ऑफ ऑयल इंपेरियलिज्म, ठीक है। ये क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ ऑयल इंपेरियलिज्म मतलब सिटीज, critics sees the intervention as a resource driven imperialism। मतलब अभी आप इंपेरियलिज्म मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने वेनेजुएला का जो ऑयल फील्ड है अपने अंडर ले लिया, तो सीधी सी बात है भाई, चाइना बैठा है कब से ताइवान में कब्जा करने के लिए, कल को वो जाएगा कब्जा करेगा, बोलेगा सिलिकॉन हमारे अंदर। अरे ऐसे ताइवान को जानते हो ना, सिलिकॉन वैली बोला जाता है, तो सिलिकॉन एकदम बहुत ज्यादा सिलिकॉन की प्रोडक्शंस और सिलिकॉन की चीजें। अरे सिलिकॉन तुम पनडुब्बी चलाओ, तुम एरोप्लेन चलाओ, मैं ये बोर्ड में जो लिख रहा हूं इसके अंदर सिलिकॉन, तुम मोबाइल में व्हाट्सएप कर रहे हो उस मोबाइल में सिलिकॉन, सब जगह सिलिकॉन है। बिना सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियां फेल हो जाएगी, और सेमीकंडक्टर नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं बनेगा। कल को चाइना ताइवान पे कब्जा, अब चाइना के पास एकदम पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट देने के लिए जगह है।
कि यूएस ने वेनेजुएला का ऑयल फील्ड कैप्चर किया, मैंने ताइवान कर दिया, जाओ पहले यूएस को बोलो उसको छोड़े, मैं ताइवान को छोड़ूंगा। होता तो ऐसा ही है ना। अरे तुम घर का मामला समझ लो, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ा तोप चीजें, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, इसको समझना होता है अपने एकदम छोटे लेवल में बात सोच के समझो। कल को चाइना बोलेगा मैं ताइवान पे कब्जा कर रहा हूं, पूरा का पूरा ताइवान कब्जा कर लेगा, तब पूरी की पूरी सिलिकॉन की हेजेमनी खत्म हो जाएगी और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बना के बैठ जाएगा, फिर खरीदो चाइना से। अब ऐसे भी रेयर अर्थ मटेरियल में तो चाइना सबसे ऊपर है, कहां से खरीदोगे? ठीक है, अब कुछ कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वेनेजुएला में यूरेनियम भी मिलता है। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, पर हाँ मिलता है। और यूरेनियम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल, आज के टाइम में इंडस्ट्रियल फ्यूल है। तो यूएस अगर वेनेजुएला को कैप्चर कर रहा है तो फिर यूरेनियम का भी कैप्चरिंग हो जाएगा उसके साथ। तो ये कुछ बातें इंप्लीकेशंस निकल के आते हैं। अब देखो सपोर्टर, ये तो पहला हमने जो देखा ये क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट थे, पर इस जो अटैक को जो सही ठहराते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट भी सुन लो, वो क्या बोलते हैं। अमेरिका ने सही किया कोई बोलते हैं तो वो क्या आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, वेनेजुएला's opposition backed the intervention, ठीक है। The Maduro regime was accused as a narco-terrorism, criminal governance, electoral fraud and economics mismanagement। इतने सारे उनको मेडोरो के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं कि जो मुडोरो की गवर्नमेंट थी वो नार्को टेररिज्म करती थी, क्रिमिनल गवर्नेंस करती थी, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस करती थी, इकोनॉमिक उनसे ढंग से संभाल नहीं रही थी। तो हम एक दिन गए 3 तारीख के सुबह सुबह, मुडोरो को उठाया, किडनैप कर दिया, सब कुछ अपने अंदर ले लिया, चलते बने। ये हो सकता है? तुम्हारे देश में तुम क्या कर रहे हो, दूसरे तुम ताऊजी बनने आए, है ना। अरे कुछ ताऊजी लोग ऐसे होते हैं, तो शादी में जाओगे फूफा, तो कैसे रहते हैं फूफा लोग, है ना, जीजा फूफा। अरे ये नहीं मिला मुझे, ये नहीं मिला। मैं थोड़े दिन पहले एक शादी में गया था, तो मैं तो बस गया था, वहां पे देख रहा था, आई थिंक वो कुछ फूफा थे लड़के के, ठीक है। तो मेरा दोस्त था, मैं गया था शादी में, फूफा जी कर रहे थे, अरे रायते में बूंदी नहीं है, ठीक है, अरे कलाकंद मीठा नहीं हो रहा। मैं बोला भाई यही काम अपना ट्रम्प साहब भी कर रहे हैं शायद। द एक्शन वाज पोर्ट्रेड एज अ सिक्योरिटी एनफोर्समेंट, नॉट ए इंपेरियलिज्म। सपोर्टर बोलेंगे ये नहीं, ये अपनी यूएस अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहा है, ये कोई इंपेरियलिज्म नहीं है। ये तो था सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट। इंडिया का क्या पोजीशन है, सबसे महत्वपूर्ण बात। आप आंसर लिखोगे तो इंडिया का पोजीशन भी आप बताओगे, क्या इंडिया का क्या पोजीशन है। इंडिया अभी एकदम कैलिब्रेटेड क्वेश्चन में स्टांस ले रहा है जनरली, नाइदर कंडेम्ड यूएस एक्शन नॉर इन्वोक इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर। अभी इंडिया एकदम बहुत सोच समझ के इंडिया को अपना पक्ष रखना है, ठीक है। इंडिया हमेशा बैलेंस की अप्रोच फॉलो करता आया है, तो मुझे विश्वास है कि इंडिया बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच में अपना स्टांस लेगा। ना ही हम लोग ऐसा है कि भाई यूएस तुमने ऐसा क्या किया, ना ही ऐसा करेंगे कि भाई ये यूएस तुमने बढ़िया किया। हमारा जो अप्रोच होगा, हमारी सरकार के एक्सपर्ट जितने भी हैं वो सोच रहे हैं और कैलिब्रेटेडली हमारे स्टांस होगा। सो दिस इज योर टोटल एक्सप्लेनेशन फॉर वेनेजुएला टॉपिक। यूएस वेनेजुएला का जो रिसेंट बर्निंग टॉपिक चल रहा था, मैंने सोचा आज मैं ऐसे ही कम ले जाता हूं टॉपिक, अगले सप्ते में टॉपिक बढ़ा दूंगा ताकि मैं आपको यूएस वेनेजुएला के जो रिलेशन है ये समझा सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक यू हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट योर आंसर in the comment section. So thank you guys, thank you for attending this class. If you want this PDF you can scan this QR and join my Telegram channel Study with Prince. Okay, आप लोग एक बार इसकी फोटो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगी। So thank you for attending this class. We'll meet next week with some topics जो कि इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में, न्यूज में चल रहे हैं।
और आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।